नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज फिर समझते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन को, और इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे जो घरों में बहुत ज्यादा पावर के एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स हम यूज करते हैं उनमें एनर्जी सेविंग्स को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। और इन दिनों घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इंटरटेनमेंट के डिवाइसेज में भी अच्छी मात्रा में एनर्जी कंजम्पशन होती हैं, उन्हें कैसे बचाया जाता है। शुरू करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन डोमेस्टिक सेक्टर पार्ट 2। भारत में टोटल एनर्जी कंजम्पशन का सबसे बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का है 45%, और दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर से थोड़ी अधिक डोमेस्टिक सेक्टर की एनर्जी कंजम्पशन 22% है। और डोमेस्टिक सेक्टर जैसे ही इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस कमर्शियल सेक्टर में है जिसकी एनर्जी कंजम्पशन 8% के आसपास है। जो घरों में हम बहुत ज्यादा ऊर्जा की मांग करने वाले विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उनमें फैन और डेजर्ट कूलर की पावर वैल्यूज तो कम है, लेकिन वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा हैं। हम लाइटिंग में भी अच्छी खासी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, वहीं बहुत ज्यादा पावर वैल्यूज के हीटर, गीजर, माइक्रोवेव और दूसरे कन्वेंशनल थर्मल ओवंस जो कुकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर लिफ्टिंग पंप्स हैं, इनमें भी अच्छी खासी एनर्जी कंजम्पशन होती हैं। और घरों में जो हमारे उपकरणों की स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है, जितना वो आउटपुट देते हैं उनकी कंपैरिजन में जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। और ये बता रही है कि हम जो भारतीय घरों में विद्युत उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इस्तेमाल ऊर्जा कुशल नहीं है, वो ऊर्जा अकुशल इनएफिशिएंट यूज है, और उसमें अच्छी संभावना है ऊर्जा को बचाने की। तो समझते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर लाइटिंग पे, वेंटिलेशन पे, जिसके लिए वो फैन और कूलर्स का इस्तेमाल करता है, जो स्पेस की हीटिंग और कूलिंग की एप्लीकेशंस हैं, वाटर की हीटिंग है, कुकिंग के अप्लायंसेज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, एंटरटेनमेंट और मॉडर्न कंप्यूटेशनल डिवाइसेज हैं, इनमें जो अप्लायंसेज यूज करते हैं उनमें भी अच्छी खासी एनर्जी यूज करता है। हमने एक पिछली लर्निंग वीडियो में लाइटिंग, वेंटिलेशन, वाटर पंपिंग, हीटिंग और रसोई में कुकिंग में जो एनर्जी कंजम्पशन हो रही है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं उसे सीखा था। और आज इस लर्निंग वीडियो में हम स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग में जो एनर्जी कंजम्पशन की बचत की जा सकती है उसको समझेंगे, और साथ ही में जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटेशनल डिवाइसेज हैं उनमें एनर्जी कंजर्वेशन की क्या संभावना है उसे भी जानेंगे। घरों में खाद्य सामग्री को सुरक्षित लंबे समय तक रक्षित रखने के लिए हम रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर की मोटर में अच्छी खासी पावर कैपेसिटी होती है और वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे सभी सीजन्स में काम करता है, और अच्छी खासी एनर्जी कंजम्पशन एक घर में रेफ्रिजरेटर के द्वारा हो सकती है। तो हमें रेफ्रिजरेटर के लिए एनर्जी एफिशिएंट जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के 4 या 5 स्टार लेबल्ड रेफ्रिजरेटर हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम डबल डोर रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं या सिंगल रेफ्रिजरेटर भी यूज कर रहे हैं तो उसके सामान्य कक्ष का ताप तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रखा जा सकता है, और इस फ्रीजर सेक्शन का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस रखा जा सकता है। और रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर की टेम्परेचर सेटिंग्स को अलग अलग जलवायुओं और अलग अलग मौसमों के लिए एडजस्ट भी करना चाहिए। जब हम रेफ्रिजरेटर में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को रख रहे हैं तो उन्हें ढक्कन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि खाने की सामग्री से जो वेपर्स बाहर निकलकर रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी को कम कर सकती हैं वो कम होना रोका जा सके। अगर हम रेफ्रिजरेटर में कोई गर्म खाद्य सामग्री को रख रहे हैं तो इस गर्म सामग्री को कुछ समय तक कक्ष ताप पर ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए, और ठंडा होने के बाद फ्रिज में अगर रखेंगे तो हमारी फ्रिज पर कूलिंग के लोड में सेविंग्स आएंगी और एनर्जी में बचत होगी। इसी तरह से जब हम फ्रिज में रखे हुए किसी भी खाद्य सामग्री को बाहर गर्म करने वाले हैं तो उसे इस्तेमाल करने और गर्म करने से कुछ समय पहले अगर हम कक्ष में सामान्य ताप पर छोड़ दें तो हमारी हीटिंग में जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसकी बचत की जा सकती है। हमें फ्रिज को इस्तेमाल करते हुए उसके दरवाजों को ज्यादा समय तक नहीं खोलना चाहिए। पुराने जमाने में सीधे हाथ से खुलने वाले हैंडल वाले रेफ्रिजरेटर यूज होते थे, जिन्हें खोलने के बाद सीधे हाथ से सामान रखने के लिए काफी अधिक समय तक दरवाजे खुले रखने होते थे। और इन दिनों जो एनर्जी एफिशिएंट हमारे रेफ्रिजरेटर डिजाइन किए जा रहे हैं वो उल्टे हाथ से खोले जाते हैं और सीधे हाथ से सामान रखकर इन्हें जल्दी से बंद किया जा सकता है। तो हमें फ्रिज के दरवाजों को ना तो बार बार और ना ज्यादा समय तक खोलना चाहिए।
एक रेफ्रिजरेटर को सूर्य की सीधी रोशनी से बचाकर रखना चाहिए। उन्हें उस स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां सीधी सूर्य की रोशनी आती हो। हमें रेफ्रिजरेटर को जो ऊष्मा के स्रोत घर में हो सकते हैं, सीधी सनलाइट के अलावा जो ओवन और कुकिंग रेंजेज हैं, उनसे दूर रखना चाहिए, ताकि रेफ्रिजरेटर में इनडायरेक्ट एक्सटर्नल हीटिंग लोड से एडिशनल कूलिंग की एनर्जी कंजम्पशन ना हो। जो रेफ्रिजरेटर की मोटर है और कंप्रेसर है, वो काफी मात्रा में हीट को जनरेट करते हैं। तो जब हम रेफ्रिजरेटर को प्लेस करते हैं तो उसे दीवारों से मिनिमम पीछे 150 मिलीमीटर और साइड से 300 मिलीमीटर की दूरियों पर रखना चाहिए। छत से भी अगर ये किसी ऑब्स्ट्रक्शन से 100 मिलीमीटर की दूरी रखे तो हमारी कूलिंग जो कंप्रेसर के सराउंडिंग्स में ज्यादा एयर सर्कुलेशन होने से बेहतर हो पाएगी और उससे रेफ्रिजरेटर की वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर बनेगी और एनर्जी कंजम्पशन कम होगी। मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट में बहुत बेहतरीन इंसुलेशन लगाया हुआ होता है और बंद करने के बाद ये जो गास्केट लाइनिंग है और जो सीलिंग है वो बढ़िया हीट इंसुलेटर का काम करती है। तो इन्हें ठीक तरीके से जांच कर लेनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं होनी चाहिए और अगर गास्केट या लाइनिंग खराब हो गई है तो उसे बदल लेना चाहिए। फ्रिज में ज्यादा ठंड होने से जो आंतरिक नमी होती है वो बर्फ के रूप में जम जाती है और इसे अगर हम डिफ्रोस्ट नहीं करेंगे तो फ्रिज की एफिशिएंसी कम रहेगी। तो हमें समय समय पर फ्रिज को डिफ्रोस्ट करके जमी हुई आइस जो कुचालक होती है और फ्रिज को दक्षता पूर्वक काम करने नहीं देती है, उसे हटा लेना चाहिए। इन दिनों घरों में कपड़ों को धोने के लिए हम इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन्स का सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक प्रकार का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी काफी एनर्जी कंजम्पशन होती हैं और बचत के अच्छे ऑप्शंस हैं। तो हमें अच्छी एनर्जी एफिशिएंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की 4 या 5 स्टार वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे उसके फुल लोड पर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 या 2 कपड़ों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों को धोया जा रहा है तो डिटर्जेंट की मात्रा को निर्धारित और कम रखना चाहिए ताकि हमें कपड़े धोने में अधिक समय भी नहीं लगे और जो अतिरिक्त डिटर्जेंट को रिंच करने में जो एक्स्ट्रा हमारे एफर्ट्स होंगे वो भी कम हो। अगर हम कपड़ों को पहले से सोक कर लेते हैं, थोड़ा गीला कर लेते हैं और एक प्री वॉश कर लेते हैं तो हम वॉशिंग मशीन में इफेक्टिव क्लीनिंग कम समय में कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। अगर कपड़े कम गंदे हैं तो हम एक वॉशिंग मशीन को फास्ट मोड में इस्तेमाल करके कम समय में कम ऊर्जा उपभोग के साथ कपड़ों की धुलाई कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोते समय अगर हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत अधिक एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट करते हैं और अगर हम ठंडे पानी में कपड़ों को धोते हैं तो इनसे कपड़ों के लाइफ स्पान में भी वृद्धि होती है और हमारी ऊर्जा खपत में भी कमी आती है। जब हम धुले हुए कपड़ों को आयरन करते हैं तो आयरन करते समय भी हमें 1 या 2 कपड़ों को आयरन करने के बजाय पूरे घर के कपड़ों को एक साथ आयरनिंग करनी चाहिए ताकि हमारी एनर्जी वेस्टेज कम हो। और आयरन करते समय आयरन की थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है वो ऑप्टिमम कपड़े के अनुसार रखकर हमें आयरन वर्क करना चाहिए। उससे कपड़े सुरक्षित भी रहेंगे और हमारी एनर्जी भी सेव रहेगी। बहुत ठंडे या बहुत गर्म कठोर जलवायु वाले निवास स्थानों पर जो खिड़कियां, दरवाजे और दूसरे स्थानों पर हीट का गेन या लॉस होता है वो एक भारी समस्या है और गर्म स्थितियों पर घर को ठंडा रखने में और ठंडे स्थितियों पर घर को गर्म रखने में बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशंस होती हैं और इन समस्याओं से राहत पाने के लिए हम खिड़कियों पर लो एमिशन वाली कोटिंग्स कर सकते हैं या लो एमिशन वाले ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाहर की गर्म सूर्य के विकिरणों को वापस परावर्तित कर देंगे। वहीं घर के अंदर जो ऊष्मा है उसे भी ठंडी स्थितियों में वापस परावर्तित करके घर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इस तरह के लो एमिशन ग्लास हैं वो घर में पराबैंगनी विकिरणों से भी सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन दृश्य प्रभावों में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि वो दृश्य प्रकाश को पूरी आसानी से आर पार जाने देते हैं। तो इस तरह के गर्मी में घर के अंदर हीट गेन से बचाव के लिए हम खिड़कियों पे शेड, शटर, स्क्रीन या ओवनिंग, एक तरह का शामियाना इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें एक
अतिरिक्त कुचालन परत का लाभ प्रदान करके हीट गेन से आंतरिक स्थितियों को बचाव प्रदान करता है। घरों में हम अगर अच्छा इंसुलेशन रखते हैं और हमारे वेंटिलेशन सिस्टम को बढ़िया मेंटेन रखते हैं तो हम हीटिंग और कूलिंग में जो ऊर्जा खपत हो रही है उसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। घरों में जो दीवारों, खिड़कियों और पैनल्स में हम कुचालन इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हीटिंग और कूलिंग के बिजली बिलों को कम रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते और गर्मियों में बाहर की ऊष्मा को अंदर हीट गेन नहीं होने देते। तो हम घर में इसीलिए मौसम के अनुकूल खिड़कियां और पैनल्स का इस्तेमाल करके और सभी तरह की हवा की जो लीकेजेस हो रही हैं उन्हें प्रॉपरली सील करके हम हीटिंग और कूलिंग के एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। हमें ये निर्धारित करना होगा कि हमारी खिड़कियां, दरवाजों में किसी भी तरह के क्रैक और ओपनिंग्स नहीं होने चाहिए, और अगर वो हैं तो उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से सील कर देना चाहिए, चाहे वो दीवारों में हो, खिड़कियों के किनारों पे हो या दरवाजों के फ्रेम में हो, सभी जगह इस तरह की लीकेज वगैरह को प्रॉपरली सील कर देना चाहिए। इन दिनों गर्मियों में घरों के अंदर कंफर्ट, आरामदायक, अनुकूल वातावरण के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग बढ़ रहा है और एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन और वर्किंग आवर्स होने के कारण अच्छी खासी एनर्जी कंजम्पशंस बना रहे हैं। इसलिए हमें घरों में हमेशा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के 4 या 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रूम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूम में कंफर्ट कंडीशंस के लिए टेम्परेचर को 25 डिग्री या इससे कुछ अधिक रख सकते हैं, ताकि वो कम ऊर्जा का उपभोग करते हुए आरामदायक स्थितियां बनाकर रख सके। घरों में हम आधुनिक स्प्लिट एसी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका कंडेंसर जो बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में बेहतर कूलिंग कंडीशंस में है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और उनकी एनर्जी एफिशिएंसियां बढ़ने से पावर कंजम्पशंस कम हो जाती हैं। हम जब घर में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छत के पंखे का भी इस्तेमाल इसके साथ करना चाहिए, ताकि वो ठंडी हवा को चारों तरफ फैलाकर रूम टेम्परेचर की कंडीशंस पे भी आराम की स्थितियां बना सके और एयर कंडीशनर के कूलिंग लोड को कम रख सके। ऊर्जा बचत के लिए रहन सहन और व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी है, ताकि हम एयर कंडीशनिंग का कम इस्तेमाल कर सकें। घर के ज्यादा सदस्य अगर एक साथ कुछ कमरों में रहें तो हमें थोड़े से ही एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को चालू रखना होगा और इस तरह से एनर्जी को सेव किया जा सकता है। सामान्यतः एक एयर कंडीशनर कमरे को थोड़े ही समय में ठंडा करके ह्यूमिडिटी लेवल को भी कम कर देता है। ये सारा कार्य वो 1 घंटा या 1.5 घंटे में कर देता है। तो उसके बाद हम कुछ घंटों तक एयर कंडीशनर को ऑफ रख के भी रूम में कंफर्ट कंडीशंस को पा सकते हैं। हम एयर कंडीशनर के साथ एक प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हीटिंग या कूलिंग की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे घटा या बंद कर सकता है अगर उसकी जरूरत नहीं है और जो उपभोग करता है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर हम एयर कंडीशनर में नियमित रूप से फिल्टर को साफ रखें, कंडेंसर की भी इफेक्टिव क्लीनिंग करें तो हम एयर कंडीशनिंग यूनिट की दक्षता को बढ़ाकर एनर्जी कंजम्पशन को कम रख सकते हैं। इन दिनों आधुनिक घरेलू स्थितियों में हम कंप्यूटेशनल के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ एलईडी स्क्रीन्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और कम पावर कंजम्पशंस करती हैं। इन एलईडी मॉनिटर्स को भी जब हमें ज़रूरत नहीं हो तो टर्न ऑफ कर देना चाहिए। हमें कंप्यूटर्स, उनके मॉनिटर्स, फोटोकॉपियर्स, टेलीविज़न, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम्स, इनको स्टैंड बाई मोड में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाई मोड में भी इनमें अच्छी खासी एनर्जी कंजम्पशंस होती हैं और हमें इन्हें स्लिप मोड सेटिंग्स के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप बंद होने वाली लोअर पावर कंजम्पशन कंडीशंस में चले जाएं, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जब हम म्यूजिक सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं तो हम अपने देखने के समय को घटा सकते हैं, म्यूजिक में साउंड के लेवल्स को कम कर सकते हैं, टीवी पे ब्राइटनेस को कम रख सकते हैं और इस तरह से हम इक्विपमेंट की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, एनर्जी कंजम्पशन को घटा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन में अपना योगदान कर सकते हैं। इन मॉडर्न डिवाइसेस को अगर हम स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स के साथ चलाते हैं तो ये पावर स्ट्रिप्स इन्हें अपने आप बंद कर सकती हैं किसी तयशुदा समय के दौरान, अगर हम लगातार इनमें कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करें। तो अगर आप एक प्रिंटर या कॉपियर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कुछ ही समय बाद ये अपने आप स्मार्ट पावर स्ट्रिप्स
सॉकेट्स के थ्रू बंद हो जाएगा और हमारी एनर्जी कंजम्पशन रुक जाएगी। अगर हम काम करने के बाद कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, शट डाउन ले लेते हैं, तो हम न केवल इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में जो वियर होती है उसे कम रखते हैं, इनकी लाइफ को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी कंजम्पशन को भी घटा के एनर्जी को सेव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घरों में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बैटरी से ऑपरेटेड होते हैं, उन्हें चार्ज करने के लिए हम बैटरी चार्जर्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप के लिए हो, सेल फोन के लिए हो या डिजिटल कैमरास के लिए हो, ये सभी चार्जर पावर ड्रॉ करते हैं। और जब हम इन्हें लाइन से तो कनेक्ट रखते हैं लेकिन कोई चार्जिंग एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो भी हम काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बैटरी चार्जर बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं होते हैं। तो जब हम इन्हें किसी चार्जिंग एप्लीकेशन में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें मेन से स्विच ऑफ करके टर्न ऑफ कर देना चाहिए, पूरी तरह से मेन सप्लाई से हटा देना चाहिए और बिजली में बचत करनी चाहिए। अगर हम घर में सभी एनर्जी एफिशिएंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के 4 या 5 स्टार लेबल्ड स्टैंडर्ड गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और न केवल इनिशियल कॉस्ट, उनके जो कंजम्पशंस पावर की हैं और लाइफ साइकिल में जो एनर्जी कॉस्ट है उसको कंसीडर करते हुए लीस्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट के हिसाब से अगर डिसीजन मेकिंग करें तो हम एनर्जी की बचत करके एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर हम घर में अच्छा रखरखाव के तौर तरीके इस्तेमाल करें, ज्यादा ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करें, उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान बेहतरीन नियंत्रण के तरीके और मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, तो डोमेस्टिक सेक्टर में जो वर्तमान में एनर्जी कंजम्पशन हो रही है उसमें 35 से 40% तक बहुत प्रभावी बचत कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरटेनमेंट और कंप्यूटेशनल के डिवाइसेस में एनर्जी सेविंग की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से हम डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन की पार्ट 1 वीडियो के साथ आपको डोमेस्टिक सेक्टर में एनर्जी कंजर्वेशन ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।